अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हेल्थ आर के साथ। हमने कहा बहुत लंबा गैप हो गया है, हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। रमजान आए बहुत बड़ा, उसमें भी एक गैप आया, उसके बाद पीएसएल। तो हमने कहा पीएसएल के बाद चलें दोबारा से जरा हेल्थ के बारे में बात की जाए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर गुलाम दस्तगीर। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, साथ ही आई एम रियली सरप्राइज कि होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक भी प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है। हमने कहा चलें इनसे जरा पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी होम्योपैथिक का जो आपने कोलैबोरेशन किया है वो आपको कैसा चल रहा है, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या हालात हैं मरीजों के। तो जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, तो आप बताइएगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी मुझे पता चला ऑफ स्क्रीन के आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। तो ये आपने कैसे सोचा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बाद फिजियोथेरेपी करें? बेसिकली होम्योपैथिक की मेडिसिन जो हैं वो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। दैट्स व्हाई आई एनरोल दैट इन फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो जी। फिजियोथेरेपी तो इज ऑल अबाउट पेन यस, मैनेजमेंट। यस। सही है कि आपको तकलीफ है और आपको उस दर्द को सही करना है। ऑलराइट। तो आप जैसे बता रहे हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन जो पेन मैनेजमेंट, तो हम तो पेन में हमेशा सोचते हैं पैरासिटामोल खा लें, ठीक है। नहीं, नॉर्मल पैरासिटामोल के फॉर्मूला जितनी भी है मार्केट में अवेलेबल है, हमने ये होता है कि पेन हुआ है तो बस जल्दी से बस खाओ और पेन से निजात ले लो। होम्योपैथिक की पेन मैनेजमेंट में होम्योपैथी की पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जैसे इसमें पैरासिटामोल या फिर आप पैनाडोल यूज करते हैं तो उसमें हम मैगफॉस यूज करते हैं। तो मैगफॉस भी बेसिक रेमेडी है पेन मैनेजमेंट के लिए। लेकिन आपके साथ पैरासिटामोल की अगर बात की जाए तो वो बॉडी के साथ और कुछ नहीं करता सिवाय इसके कि आपको स्वेटिंग ज्यादा हो। बट सही। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में होम्योपैथी जो है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेवल पे जाके ट्रीट करती है। अच्छा। यस, और आई थिंक फिजियोथेरेपी में भी हमारा ज्यादा टारगेट यही होता है कि हम एग्जैक्टली, न्यूरोलॉजिकल पेन को सेटल डाउन करें। आई एम एग्जैक्टली। राइट? लेकिन होम्योपैथी में दोनों कॉन्टेक्स्ट साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। आप स्किन पे भी यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन एज एन ड्रॉप, अगर ड्रॉप की सूरत में दें तो वो सीएनएस को अटैक करता है डायरेक्टली, ताकि जल्दी से जल्दी पेन मैनेजमेंट हो। और दूसरी जानिब आप स्किन पे भी ऑइंटमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफी फेमिलियर ब्रांड्स जो हैं वो क्रीम या ऑइंटमेंट बनाते हैं। बिल्कुल। तो हम भी सेम एज इट इज होम्योपैथिक में ऑइंटमेंट वगैरह यूज अच्छा। कर सकते हैं। राइट। अच्छा, ये हमने कभी सुना नहीं था बाय द वे। हमने ज्यादातर ये सुना है कि बाम्स वगैरह जो हर्बल मेडिसिन के अंदर होते हैं, जी। हर्बल में या आयुर्वेदा जो होता है उसमें बाम्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। या अब तो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर भी बाम्स वगैरह होते हैं, बड़े मतलब फेमस बाम्स हैं कि आपने ये लगा लिया इससे पेन खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ कुछ उन्होंने पेन किलर्स भी ऐड किए होते हैं कि वो पेन को भी राइट। रिलीज करता है और आपको न्यूरोलॉजिकल जाके भी आपको एक्ट कर रहा होता है, स्पैज्म को भी क्लियर करता है। बट ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर भी ये चीजें होती हैं। बिल्कुल, होम्योपैथिक में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे अभी बात की कि बाल्म्स बहुत फ़ेमस हो चुकी हैं और दूसरी ऑइंटमेंट भी बहुत फ़ेमस हैं। सो उनके कहीं न कहीं जाके स्टेरॉयडल इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर वो आपको अच्छा। जल्दी से मतलब पेन को रोक रहा है या पेन ठीक कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्योंकि उसमें वो स्टेरॉइड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। सही। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करते, बट हाँ, जैसे वो 1 सेशन में आपको ठीक कर रहा है तो होम्योपैथिक समटाइम 3 सेशन में आपको ठीक कर रहा होता है, बट इन नेचुरल वे। आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे अभी आप पता चला कि हमारे जो हुँ, बाम्स होते हैं उसमें स्टेरॉइड्स ऐड होते हैं। सबने सुना होगा, मैं नाम नहीं लूंगी एक कंट्री का, वहाँ के बहुत ही फेमस बाम्स होते हैं और पूरी जी, दुनिया में सप्लाईज होते हैं। लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वहां से वो पर्टिकुलर बाम्स और वो जो होते हैं इनहेलिंग स्टफ होता है, वहां से लोग बहुत खरीद के लेकर आते हैं। और मैंने देखा कि उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है लोगों को, वो एग्ज़ैक्टली, डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अगर उनको ना मिले, वो उनको इतनी आदत हो जाती है उसकी इनहेलेशन की कि अगर उनको नहीं मिल रहा तो वो बेचैन होना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेरॉइड्स की वजह से है या कुछ और उसमें ऐड करते हैं? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। अभी आजकल के दौर में जैसे विपोकोलेंट स्प्रे है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं। जहाँ पे पेन हुआ या इंजरी हुई वहाँ पे उन्होंने स्प्रे कर दिया। बिल्कुल। रिसेंटली मैं किसी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक पेशेंट ने स्प्रे किया और उसकी स्किन बर्न हो गई। तो ज़ाहिर है हाँ, इस तरह के। उसमें बर्निंग एजेंट जी। होता है। तो इस तरह का साइड इफेक्ट जो है वो तो ज्यादातर स्टीरॉइड्स में ही आ रहा होता है कि वो ओवर एक्टिव हो जाता है आपका स्किन और इस तरह से। सही। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जैसे फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट पेन मैनेजमेंट, क्योंकि यस। मैं भी जिस इदारे में काम करती रही हूँ वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मेरी बहुत अच्छी कोलैब रही है। और मैं मतलब मेरा डोर और फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल हम लोग आमने सामने हैं। दूसरी चीज, एक और चीज भी ये हुई है कि मैं क्योंकि डेंटिस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, तो आपको पता है कि डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट का जो साथ है ना, वो जिंदगी भर का है जब तक ऐसा ही हम है। प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है,
क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो शायद पोस्चर्स के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसकी वजह से आपको अक्सर स्पेज्म भी हो जाता है, आपको डिफरेंट पेन्स भी होते हैं, कभी कभी न्यूरोपैथीज भी हो जाती हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं। तो मेरा यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ऐसा रहता है कि मैं करवाती रहती हूँ और मैं ज्यादातर डेंटिस्ट को भी मशवरा देती हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा है कि ये पेन बढ़ जाए उससे पहले कि आप फिजियोथेरेपी करवा लें। बताइएगा कि फिजियोथेरेपी पेन मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से करता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि अभी मेरे कुलीग थे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वो भी वेल नोन इदारा है मेडिकल फील्ड में। सो वहाँ पे भी एक डेंटिस्ट के डॉक्टर साहब थे। सो मेरे पास आए, वो उनको प्रॉब्लम बेसिकली लोअर बैक का था। ठीक है। और मजे की बात आपको बताता हूँ, नॉर्मली अगर कोई फ्लैट फीटेड पर्सन है तो उसको नी का पेन जरूर होगा। और अगर उसको और अगर उसको नी का पेन हुआ है तो उसको फिर पेल्विस का पेन जरूर होगा। बिल्कुल। पेल्विस के बाद उसके स्पाइन की बारी है। तो सेम एज इट इज, अगर किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है और वो ट्रीट नहीं कर रहा तो वो उसके नी की तरफ आएगा, क्योंकि आपके मसल्स को डिस्टर्ब करते करते नी ज्वाइंट तक पहुंचेगा। फिर आपके अगर थाइज के मसल यानी क्वाड्स और हैम्स अगर प्रिपेयर नहीं है, आप उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, तो वो फिर दोबारा से नी के बाद एंकल की तरफ जाएगा। तो यानी कि पूरा का पूरा पोस्चर डिस्टर्ब। तो जैसे आपने बोला कि डेंटिस्ट जो है उनको जरूरत होती है फिजियोथेरेपिस्ट की, तो इनमें कॉमन जो प्रॉब्लम देखी गई है वो स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर है। उसके अलावा किफोसिस है, जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं कि कुबड़ापन। ऐसे झुक के आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हो। हाँ बिल्कुल। सो इसमें सजेशन ये है कि कोशिश करें कि अर्गोनॉमिक्स को यूज करें। अर्गोनॉमिक्स में बेसिकली हम अरेंजमेंट करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट या स्टैंडिंग अरेंजमेंट, जिसमें आप अपने पोस्चर को कंप्रोमाइज नहीं होने देते। सो आपको चाहिए कि आप ऐसी चेयर यूज करें कि जो कि पेशेंट के मुंह तक पहुंचने में आपके लिए हेल्पफुल हो या आपका पोस्चर सही हो। यस। हाँ, क्योंकि यूजुअली मैं आपको बताऊं कि जितने भी मेरे डेंटिस्ट हजरात हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो उनको नेक पेन वेरी कॉमन, बैक पेन वेरी कॉमन। जब वो बहुत देर काम कर रहे होते हैं, अगर 8 या 9 पेशेंट्स एक साथ बैक टू बैक किए हैं तो यूजुअली मैंने देखा है कि उनकी नेक का प्रॉब्लम हो जाता है उनको। और उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कॉलर पहनना चाहिए या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करनी चाहिए या आप बैठे बैठे एक्सरसाइज करें कोई? उसमें मैं आपको ये कहूंगा, कॉलर तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला। उसकी रीजन ये है कि जब आप कॉलर पहन लेंगे तो आपके मसल्स काम नहीं कर रहे, उसकी जगह पे कॉलर काम कर रहा है। तो आपके मसल्स जब एक्टिव ही नहीं होंगे तो वो स्ट्रेंथनिंग कैसे होंगे? यानी कि आप दिन ब दिन उसको वीक कर रहे हो। ठीक है। अगर आप कॉलर की बजाय स्ट्रेंथनिंग करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 40 मिनट्स काम करना है किसी पेशेंट पे, सो आप उसमें ब्रेक लें। यानी कि 10 मिनट 15 मिनट बाद एक ब्रेक लिया, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, वाटर इनटेक करें, दोबारा चले जाएं पेशेंट के पास। देन 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपने ट्रीट किया, देन आप चले जाएं, रिलैक्स करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, वाटर इनटेक करें, फिर दोबारा से काम पे आ जाएं। डॉक्टर साहब, स्ट्रेचिंग तो मुझे थोड़ी लॉजिकल लग रहा है कि हाँ स्ट्रेचिंग करें, बिकॉज स्ट्रेचिंग से आपका पेन। वाटर इनटेक से क्या मुराद है आपका? वाटर इनटेक से मसल स्पेज्म कैसे कवर होगा? यस, बेसिकली बात ये है कि स्पेज्म जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, वो आपको ये बताना चाहता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो आप जब देखें कि स्पेज्म हो रहा है तो फिर आप चेक करें कि हाँ पानी कितना पी रहा हूं मैं दिन में। सो आप नोट करेंगे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के शाना बशाना चलती हैं। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, सो आपके मोहरे कंप्रोमाइज हो रहे होंगे, उसकी वजह से ये एक ब्रेन की तरफ से मैसेज है कि वहां स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको आप स्पेज्म का नाम दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, बीइंग अ लेडी, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है कि उनको L4 L5 में पेन बहुत कॉमनली होता है, डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। उसके बाद उनको झुकने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कि वो झुक नहीं सकती हैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हैं। पोस्चर का प्रॉब्लम होता है, यानी अगर और यूजुअली अगर वो जैसे कि किसी बच्चे को मतलब फीड करा रही है या कोई बच्चा उनके साथ है उसको अगर लुक आफ्टर कर रही है तो वहां पर भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, गोद में लेना है, उसमें पोस्चर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली जैसे आपने इंटर रिलेट किया कि लेडीज में ये ज्यादा होता है, तो मैं उसमें एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूं। जैसे काफी लेडीज आजकल के दौर में 90% या 95% सीजर से बेबीज जो है ना उनकी डिलीवरी हो रही होती है। सो दैट्स द मेजर रीजन, क्योंकि उसके दौरान उनको लंबर एनेस्थीसिया दिया जाता है। अच्छा, सो लंबर एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक भाई जो है नाराज हो जाएंगे इस बात पे। क्या करें, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो खुद भी मानते हैं। अच्छा, वो मानते हैं। अगर वो ना माने तो उनके पेशेंट जरूर मानते हैं कि एनेस्थीसिया की वजह से मुझे इतने मैंने बहुत लोगों से सुना है
जी। बहुत सारे लेडीज से मैंने सुना है, बिकॉज गायनी से भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा। तो गायनी के जितनी पेशेंट्स होती थी वो यूजुअली ये कंप्लेन करती थी कि हमने जब L4 L5 के अंदर जब एनेस्थीसिया किया, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। लेकिन एनेस्थेटिक डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली खुद भी गवाह हूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? बेसिकली हुआ ये कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2024 में ना। सो मेरा ये फेशियल बोन जो है 3-4 जगह से ब्रेक हो गया था। ठीक है। सो मैं जनरल एनेस्थीसिया की तरफ गया। ठीक है। उसके बाद कुछ तो विप्लैश कहते हैं, अगर किसी चीज के साथ आपका जो है ना वो कनेक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मुझे रिक्शा ने हिट किया और वो जो जर्क लगा मेरी गर्दन पे, ठीक है, उसको हम विप्लैश कहेंगे। उसकी वजह से ब्रेन इश्यूज कुछ होते हैं, चक्कर वगैरह आना, सही है, आपको ठीक वोमिटिंग है, होना, ठीक ब्लीडिंग है। होना, ये सब चीजें अलग। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया जब मैंने लिया तो उसके तकरीबन 1-2 हफ्ते तक वैसे ही मुझे चक्कर आ रहे थे। सो अच्छा। सर्वाइकल तो मैं ट्रीट कर रहा था, सर्वाइकल के तौर पे मैं 100% फिट था। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराया तो उन्होंने बोला ये एनेस्थेटिक जो है ना इफेक्ट है। सो जब मेरे साथ ये हो सकता है तो उनको तो सीवियर एनेस्थीसिया दिया जाता है, लंबर पंक्चर किया जाता है उनका तो। सो वहां तो पैरालाइज भी हो जाते हैं समटाइम। हाँ हाँ, ऐसा मैंने सुना है। अभी एक यंग पेशेंट थी, मेरे कुलीग हैं, वो भी 23 ईयर ओल्ड थी। तो उनके साथ ये हुआ, एनेस्थीसिया जब उन्हें दिया गया, आफ्टर दैट जब वो बेदार होती हैं तो उनको पता चलता है कि उनका लोअर लिम्ब बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अच्छा। सो डॉक्टर्स ने कहा ये हो सकता है आफ्टर इफेक्ट्स में, आप घर जाएं, रेस्ट करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। देन? लेकिन प्रोलॉन्ग में उसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं, यानी कि लोअर लिम्ब का फालिज हो जाना। अच्छा। सो अभी तक वो चल नहीं पाती हैं। ओहो, ये So- मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। वैसे बाय द वे डॉक्टर साहब, मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी है कि ऐसा भी होता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज बट इट्स ट्रूथ। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने सर्वाइकल की बात की तो मुझे अचानक से एक चीज क्लिक करी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जी। बहुत कॉमन है ये भी। और Okay. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उन लोगों को भी मैंने देखा होता है जो बहुत देर सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी कि डेस्कटॉप को बहुत देर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको होता है, हमें होता है। जो हमारे सैलून्स में लोग काम करते हैं, यूजुअली हेयर कटिंग कर रहे हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको भी यूजुअली सर्वाइकल का इश्यू, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज्यादा होता है कॉमनली, मैंने देखा है। और वो क्या होता है, इनिशियली बहुत कम मैंने देखा है हो रहा होता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का कोई रिवाज ही नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ। आपने बोला स्पॉन्डिलोसिस ना, हाँ। स्पॉन्डिलोसिस इज डीजनरेशन। डीजनरेशन तब होगी जब आपके मोहरे बिल्कुल कंप्रोमाइज हो, हड्डियां कमजोर हो जाए। ज्यादातर ओल्ड एज की तरफ होता है ना, यानी कि अगर कोई फीमेल 40+ है उसको स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस। लाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ना। और ये नॉर्मली स्पाइन के ऊपर ही आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रोलॉन्ग वो अपना जो है पोस्चर कंप्रोमाइज करके अपना काम कर रहे होते हैं। सही। आप मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब, शियाटिका जी, जिसको अर्कुनिसा बोलते हैं, पहले बोलते थे अर्कुनिसा, मुझे अब पता चला कि बेसिकली वो शियाटिका ही होता है। तो शियाटिका जो पेन है वो यूजुअली हमारा स्टार्ट होता है हमारे लंबर से, यानी कि हमारी जो हड्डी होती है, कमर की हड्डी, वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहां से होते हुए अंगूठे तक जा रहा होता है। वो कंटिन्यूस पेन होता है। और वो आई थिंक वो पेन की तरह नहीं होता। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बड़ा क्लैरिफाई करूं कि वो पेन की तरह नहीं, वो ऐसे बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे किसी ने आपको जलाया हुआ है, ठीक है। तो मुसलसल आपके पैर में, आपके थाई में पेन रहेगा, या आपकी काफ मसल्स में मतलब पेन चलता रहता है। तो वो पेन कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है। आप बताएं उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? ओके, अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे आपने शैटिका बोला, तो एक टर्म और भी है जिसको हम कहते हैं सूडोशैटिक पेन। सही, यानी कि आपको लगेगा कि शैटिका का ही दर्द है, कमर से नीचे पांव की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल। और नमनेस भी हो रही है, सेम सब चीजें हैं। जी बिल्कुल। तो उसकी रीजन ये है कि हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो हमारे ग्लूट्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। सही। जब ग्लूट कंप्रोमाइज हुए, स्वेल्ड हुए, तो इन्होंने नर्व्स को जो है ना दबा दिया। इसने उसी रग को दबाया जिसको हम शैटिक नर्व कहते हैं। इसने शैटिक नर्व को जब कंप्रेस किया तो वही नमनेस, वही टिंगलिंग, वही बर्निंग, सारी सेंसेशन सेम है। सही। बट इसमें असेसमेंट करनी पड़ती है कि इधर वो पेन जो है कमर से आ रहा है या ग्लूट से आ रहा है। सो हम इसको जब असेसमेंट कर लेते हैं तो आफ्टर दैट शैटिका का जो क्लाइंट होता है उसको हम डीकम्प्रेशन थेरेपी देते हैं। डीकम्प्रेशन थेरेपी यानी कि उसके लंबर को ट्रैक्शन देंगे ताकि वो जो नर्व कंप्रेस हो रही है वो रिलीज हो जाए। यस,
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि sciatica पेन के अंदर जैसे मैंने यूजुअली देखा है रोडों पे भी लिखा होता है अर्कुनिसा का दर्द जो है फलानी हकीम की दवाई से कवर करें। जी तो अगर लॉजिकली कहा जाए तो ये नर्व कंप्रेशन की वजह से है, तो आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, वहां से नर्व का प्रेशर हम रिलीज करेंगे तो पेन खत्म हो जाएगा। यस ठीक है, तो इसमें मुझे बताइएगा कि इसमें दवाइयों का क्या रोल है? मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आई। अच्छा बेसिकली बात ये है कि अगर किसी को sciatica है ना कि और फिर वो डिले भी हो गया काफी, जैसे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, सो आपके मसल्स भी कंप्रोमाइज होते हैं क्योंकि नर्व का काम होता है न्यूट्रिशन सप्लाई करना ना। ठीक अब है। जिस टांग में पेन उसको रेफर हो रहा होगा वो टांग उसकी श्रिंक होती जा रही होगी। अब उसको हकीम हजरात मुख्तलिफ बातें करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी ठीक होते हैं कि आपके मसल्स को हम रिलैक्स करेंगे ना तो आपकी नर्व कंप्रेशन रिलीज हो जाएगा विदाउट एक्सरसाइज? हाँ अच्छा। बेसिकली हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल लंबर स्पेजम है किसी को, हाँ, स्पेजम की वजह से भी sciatica हो सकता है क्योंकि मुसलसल आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में है, हाँ वो मैंने मोरों को देखा है। दबाते हैं और फिर डिस्क जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद नर्व कंप्रेशन हो जाता है। तो सही। सेम एज इट इज आपने मसल्स को रिलीज किया, आपके मोरे जो है वो थोड़े सेपरेट हुए, उन्होंने डिकम्प्रेस किया आपकी नर्व को और आप ठीक हो गए, लेकिन इसमें रेस्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, अच्छा मैं अपना ऐसे sciatica के साथ एक्सपीरियंस आप शेयर करती हूँ। आई वाज जी सफरिंग विद sciatica फ्रॉम लाइक 15 इयर्स, मैंने इसको सफर किया। ऑलराइट और इनिशियल स्टार्ट हुआ था मुझे, मैं फॉल की हिस्ट्री थी, मतलब मैं कहीं गिरी और उसके बाद sciatica स्टार्ट हुआ। ओके अच्छा, अब क्या हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया बट दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट। फिर फिजियोथेरेपी, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मेरा फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा है। इसको हम तो ट्रॉमेटिक लो बैक पेन कहेंगे जी क्योंकि चोट लगती है ना तो हाँ उसके बाद मसल्स पे इफेक्ट आएगा क्योंकि डायरेक्टली तो वो नर्व को कंप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल हाँ अगर सीवियर इंजरी होती है, हाँ। अल्लाह ना करे किसी की वर्टिब्रा जो है वो ब्रेक होती है, हम्म। सो वो एक अलग ही सिनेरियो है। तो वो जो पेन है ना, आई हैव बेयर, तो मुझे पता है उसका आइडिया है कि वो कितना डिफिकल्ट पेन होता है। अच्छा, वहां मेरा एक्सपीरियंस ये था कि फिजियोथेरेपी में कराती रहे, थोड़ा सा पेन रिलीज होता था, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है पेन। अच्छा, अब मैं आपसे जो वो ऑफ स्क्रीन हिजामा की बात कर रही थी, जी जी फिर मैंने फिजियोथेरेपी के साथ हिजामा करवाया। ओके वो जो टिपिकल हिजामा होते हैं ना, आपका ब्लड निकालते हैं वहां से, और जब मैंने वो करवाया हिजामा प्लस फिजियोथेरेपी, देन मेरा पेन सडन खत्म हो गया। तो आप मुझे बताएं कि हिजामा का जो रोल है विद फिजियोथेरेपी कहाँ है, बिकॉज मुझे आज तक ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। देखिए दोनों अलग अलग फील्ड हैं, लेकिन आजकल फ्यूजन थेरेपी कर रहे हैं लोग। हम बिल्कुल। लोग भी पेन मैनेजमेंट के लिए ड्राई कपिंग यूज करते हैं, हिजामा को वेट कपिंग के नाम से भी जाना जाता तो इन दोनों में फर्क क्या है? है। जो वेट कपिंग है उसमें आप ब्लड को निकालते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो ड्राई कपिंग है उसमें सिर्फ सक्शन क्रिएट की जाती है और फिर उस जगह पे जैसे वो आपको बोलते होंगे कि हम ब्लड के थ्रू जो है वो टॉक्सिन्स रिमूव कर रहे हैं, टॉक्सिन्स रिमूव कर रहे हैं, आपकी जो है ना या वो बॉडी से। आपका बेसिकली वो कहते हैं कि आपका खून वहां रुक रहा है, तो इसकी वजह से आपको पेन जो है रिलीज नहीं हो रहा, Yes. मेडिकेशन जा नहीं रही है, हाँ दर्द हाँ खत्म नहीं हो रहा, तो हम वहां से वो ब्लड ही वो निकालते कहते हैं कि खून गाढ़ा हो रहा है और ये हाँ और ये, एक्चुअली राइट। ऐसे ही है, ऐसे ही सो है। बेसिकली हम भी वही कर रहे होते हैं। ड्राई कपिंग में हम क्या करते हैं कि सक्शन क्रिएट करते हैं, ओके जिस जगह पे सक्शन क्रिएट की जाती है तो इम्यून सिस्टम जो है ना वहां पे इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ठीक है यानी कि ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो हम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करवा के उस पाथ को क्लियर करवा रहे होते हैं। सही है। तो सेम एज इट इज वो जैसे कि ब्लड को रिमूव करके करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली दोनों की साइंस सेम है, जी जी चाहे वो तकरीबन, हम ड्राई करें या हम ब्लड ड्रॉ करके करें। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि जैसे आपने वेट कपिंग करवाई, आपको इफेक्ट्स जल्दी सामने आ जाए, नजर आ जाए। दूसरी तरफ ड्राई कपिंग में ये होता है कि आपको कट्स नहीं लगते, बगैर ठीक है। कट्स के आपको हो सकता है 3 सेशन लेने Which is पड़े the या 4। safest end, यस दैट्स इट, actually which is the safest end, यस क्योंकि फिर वही वाली बात है ना, हम ब्लड अगर ड्रॉ हो रहा है तो ब्लड से रिलेटेड आपको पता है, अभी हम पहले भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, HIV रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत किए हमने, और अभी इस टाइम पे तो आपको पता है पाकिस्तान की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से Yes. बोल रहे हैं कि बहुत सारे खित्तों में HIV बहुत बुरी इट्स तरीके से अबाउट फैल, 40,000। एक्चुअली में बहुत ज्यादा हम्म। डिजास्टर है ये, बहुत बड़ा। यस तो अगर ब्लड से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी अननेसेसरी जी ब्लड जी, ड्रॉ हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो कर रहा है वो भी इफेक्टेड हो बिल्कुल। रहा है और पेशेंट भी इफेक्टेड हो रहा है ना। और इसमें सेफ एंड जाहिर है ज्यादातर पेशेंट्स को देखा गया है कि इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना, सबको हिजामा Skin रास भी नहीं infection आता, हो जाते हैं। सबको हिजामा रास भी नहीं आता ना। हाँ सो कुछ को अगर उसने हिजामा करवाया तो कुछ दिनों में ही ठीक हो गया, कुछ जो है लॉन्ग टर्म में कहता रहता है कि अभी तक मुझे वहां पेन है और पस पड़ गई और इस तरह के मसले हो गए।
तो हर किसी की स्किन जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, बर्दाश्त एक जैसी नहीं है, इम्यूनिटी एक जैसी नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है फिजियोथेरेपी के लिए, और मैं चाहती थी कि हमने शो में फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाऊं, तो जी मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इतने ज्यादा कन्विंस नहीं होते फिजियोथेरेपी कराने के लिए। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं ज्यादातर, और वो फिजियोथेरेपी को बोलते हैं कि क्या ये आया है, मालिश करेगा, 2-3 दफा पैर इधर से उधर हिलाएगा, यहाँ से हाथ इधर उधर हिलाएगा और चला जाएगा, फीस ले गया, ठीक है। बट वो शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे होते। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जरा लोगों को ये अवेयर करें कि फिजियोथेरेपी इज नॉट अबाउट कि आपके पैर यहाँ हिलाए, मसाज कर दिया और ये सारा कुछ। फिजियोथेरेपी इज टोटली अ साइंस। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि पहले के दौर में ऐसा ही होता था कि गलियों चौराहों में बैठे होते थे लोग, आओ मैं जोड़ मलने वाला हूँ और मैं मसाज। यस हाँ वो उसको कहते थे ये जोड़ मलता है और जोड़ चढ़ा देता है, हाँ इस तरह की बिल्कुल टर्म यूज की जाती थी। बिल्कुल सो वो भी क्या करता था, अगर कोई उसके पास पेन वाला जाता था उसका मसाज करके उसको पट्टी वगैरह रैप कर दी रैप करते और हैं। बोला कि अभी भी लोग जाते हैं वहां पे, यस अभी भी जाते हैं लोग। अभी भी जाते हैं हाँ और फायदा भी होता है। अच्छा और जब आप उनसे सेटिस्फाई हो रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ प्रैक्टिस किया और बिल्कुल मसाज किया, और अगर एक बंदा पढ़ के मसाज करेगा तो मेरे नहीं ख्याल कि वो बैड थिंग है ना। और हाँ मसाज थेरेपी एक अलग फील्ड है, बिल्कुल 5 साल की डिग्री है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे काफी बार ऐसा बोलते हैं लोग कि ये आप मसाज थेरेपी कर रहे हैं ये और हाँ ये तो So- नॉर्मली होती है हर सो जगह। आई सेड कि मैंने कहा आपको आती है, आपको हाँ, पता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बिल्कुल यू डिडंट बिल्कुल। नो अबाउट इट। मैंने कहा आपको पता है कि ये हाथ अगर मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, तो साइड उसके पे ले जा कितने रहा डिफरेंसेस हैं? हूँ, यस उसकी रीजन क्या है नहीं हाँ। जानते ना। सो अगर आप नहीं जानते तो उसके बारे में पढ़ें, आपको सर्चेस रिसर्चेस करनी चाहिए। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे बेड रिडन पेशेंट्स को, सही है, बेड रिडन पेशेंट जो कि बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे, सही है, उनको भी चलते फिरते देखा है विद गुड फिजियोथेरेपी। यस वो भी प्रोलॉन्ग, ये नहीं कि आप 10 दिन करा ली और 5 दिन करा ली और आप सोचेंगे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट मैंने देखा है कि लोग जो है ना बेड रिडन भी खड़े हो जाते हैं। पैलिएटिव केयर में आता ही है। पैलिएटिव केयर में ये होता है कि पेशेंट जो बेड रिडन हो उसको जो है नॉर्मल रूटीन में कैसे लाते हैं ना। सो हम उस पे काम कर रहे होते हैं कि उसके मोटर फंक्शन कैसे इंक्रीज किए जाए, अच्छे किए जाए, सेंसरी तौर पे उसको हम कैसे जो है इस काबिल कर सकते हैं कि वो फैसला कर पाए, मोटिवेट हो पाए, दोबारा से अपनी रूटीन में आ जाए। बिल्कुल काउंसलिंग बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट की, ताकि उनको हम जिंदगी की तरफ ले आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी जितने भी पेशेंट हैं 95% अच्छी ही रिपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के जी। बाद। हम चलते ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर से हाजिर हुए हैं, अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, हम ओल्ड एज जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हम अपनी फैमिली में भी ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं, फिर मेरे खुद के पेशेंट्स भी हैं बहुत सारे ऐसे जो मेरे पास आते डेंटल पेन के साथ हैं, लेकिन जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ पता चलता है कि उनको कोई और कमर का दर्द है, पैरों का दर्द है, उनसे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा। फिर जब मैं उनको कन्विंस करती हूँ कि आप प्लीज फिजियोथेरेपिस्ट को जाके दिखाएं, तो वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता है, बिल्कुल कन्विंस नहीं होता है। और अगर वो कन्विंस हो भी जाए तो 5 या 6 डेज के बाद वो कहते हैं कि आपने तो बिला वजह में मुझे भेज दिया, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो आप मुझे बताइएगा कि फिजियोथेरेपी का जो इफेक्ट है वो कितने टाइम, कितनी विजिट्स के बाद आना शुरू होता है? जैसे कि हमारे लिए खाना पीना जरूरी है, वैसे हमारे लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बिल्कुल। मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन 70% 75% हमारा बॉडी जो है वो वाटर से बना है ना, पानी से बना है। सो अगर हम पानी को देखें कि वो एक ही जगह पे खड़ा रहे कुछ अरसे तक, तो उसमें से स्मेल आती है, काई जम जाती है उस पे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें कि कोई नहर है वो मुसलसल चल रही है, हालांकि उसमें गंदा पानी भी होगा फिर भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो हरकत में होता है। बिल्कुल। अब मैं ये नदी नालों की बात नहीं कर रहा, सही है। नॉर्मली जो नहरें होती हैं उसमें साफ पानी होता है ना, ठीक उनकी है। बात कर रहा हूँ। अगर वही साफ पानी रुक जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, सेम एज इट इज ह्यूमन बॉडी है। अगर वो एक्टिविटी नहीं कर रही तो वो जो काई है वो बीमारियों की सूरत है ना, तो उसके बॉडी में जो है मुख्तलिफ डिजीजेस जो हैं वो पनपने लगती हैं। ठीक है। उसमें से सबसे मेजर तो ये है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसको पानी पीने का दिल नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा, लिथार्जिक हो जाते हैं। बिल्कुल। इसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर इसका तर्जुमा करें उर्दू में तो इसका मतलब है बेहुदा तर्ज जिंदगी। ओह माय गॉड। सो इफ अगर हमारा लाइफस्टाइल, मुश्किल उर्दू बोली है, अगर हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब होगा सो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से? हम बॉडी को तो कुछ नहीं दे रहे ना, बदले में उसे जो है हम उससे काम ले रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ जी।
फॉर एग्जाम्पल बाइक में पेट्रोल नहीं डाला और मैं कहूँ कि ये चलती ही रहे, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। सो एक्सरसाइज भी फ्यूल का काम कर रही है। जब आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे होंगे, बॉडी की इंड्योरेंस अच्छी हो जाएगी, सो आप जल्दी थकेंगे नहीं, हार्ट इश्यूज नहीं होंगे, शुगर नहीं होगी। और फिर जैसे आपने कहा कि ओल्ड एज पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो फेड अप हो जाते हैं, इसी तरह से एक्टिविटी करने का दिल नहीं करेगा, उनका भी एक्टिविटी करने का दिल नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है मैं ऐसे ही सही हूँ, मोबाइल पे मुझे कार्टून लगा के दे दें या कोई वीडियो लगा के दे दें, मैं ऐसे पड़ा पड़ा अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा हूँ। यानी कि वो अपनी जगह से उठ के काम नहीं करना चाहते इन शॉर्ट। नहीं, मैंने यूजुअली देखा है कि जो लोग थोड़ी सी एज ज्यादा होती है उनको एक तो माइंडसेट भी उनका वो हो जाता है कि बस अब तो हम मतलब अब हमारे पास जिंदगी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे सब करके, एक्सरसाइज करके। और कहीं मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जो बाहर की, आपको पता है वीडियोस आ रही होती हैं अक्सर इंस्टा, मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप देखें तो वो लोग बड़ी बड़ी एज है, 70 ईयर्स की लेडी जो है वो भी एक्सरसाइज कर रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी पानी की बॉटल्स लेके वो उसको एक्सरसाइज कर रही हैं, और वो पैरों की एक्सरसाइज कर रही हैं, हाथों की एक्सरसाइज कर रही हैं, और वो इतनी एक्टिव लग रही होती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को अपनी फैमिली में हर जगह दिखा रही होती हूँ कि ये भी तो मतलब कर रहे हैं ना, इनकी बॉडी में तो स्ट्रेंथ है। यूजुअली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ लोगों की बॉडी अगर देखा जाए तो मसल्स जो उनके इतने वीक हो जाते हैं, माइल्जिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि आपकी बोन्स एंड आपकी मसल्स बिल्कुल एक दूसरे से अपार्ट हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती। तो अगर ऐसा कुछ पेशेंट्स के साथ हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, उसको क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि अपनी रूटीन को बेहतर करे, एटलीस्ट खाने पीने पे ध्यान दे, उसके अलावा नींद पूरी करे, फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करे। जैसे आपने बोला कि आउट ऑफ कंट्री में ओल्ड एज खातून या फिर मेल जो भी हैं, पार्क्स में बैठ के एक्सरसाइज कर रहे वो कोशिश करते हैं कि एक्टिव रहें। असल में वो अपनी इन सांसों में जिंदगी भरते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ा अच्छी जगह पे जाएं, वहां जाके ब्रीदिंग करें, नए लोगों से मिलें, तो हमें भी शायद जिंदगी की अफादियत का जो है ना पता चले कि जिंदगी की अहमियत क्या है। सही। अब मुझे बताइएगा कि योगा में और फिजियोथेरेपी में क्या फर्क है? योगा जो है वो टोटली एरोबिक्स पे यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस्ड है। फिजियोथेरेपी में हम ये दोनों चीजें कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो उसको हम एक्सरसाइज तो नहीं करा सकते। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल वो पहले अनकॉन्शियस था, अब कॉन्शियस है, लेकिन उसकी बॉडी ज़ाहिर इस काबिल नहीं है कि एक्टिविटी कर सके, सो हम उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं ताकि उसकी कार्डियो पल्मोनरी जो है एंड्योरेंस अच्छी हो सके। सही। जब उसकी कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस अच्छी होगी, उसके बाद वो फर्दर एक्टिविटी के लिए राजी हो सकता है, या उसकी बॉडी भी कहेगी कि हाँ अब मैं कुछ और कर सकता हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हर सर्जरी के बाद अब मैंने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपी कराई जाती है, तो क्या रोल है आप पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी का हीलिंग में? ओके, पोस्ट और प्री जो है ना हम सर्जरी के लिए करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्जरी के लिए जाने वाला है, उसकी 1 महीने बाद सर्जरी है, सो उसका लाइफस्टाइल वही था जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो उसको चाहिए कि पहले वो अपने नी के मसल्स को फॉर एग्जांपल प्रिपेयर करे, अगर उसके टीके आ रहे हैं यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब नी के मसल्स जब एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद उसकी सर्जरी होगी, तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा। यस, अगर वो एक्टिव नहीं था तो फिर थोड़ा डिले हो सकता है। और फिर पोस्ट जो है रिहेबिलिटेशन की तो जरूरत होती है। नॉर्मली अगर किसी का भी ऑपरेट होता है, सो उसको जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है वो ये है कि एक तो स्ट्रेंथ नहीं होती, दूसरा पेन बहुत ज्यादा होता है, तीसरा जो है ना रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो रेंज को इम्प्रूव करने के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए और फिर स्वेलिंग को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैंने अब देखा है कि इवन कार्डियक सर्जरी के बाद भी कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं वो फिजियोथेरेपी करवाते हैं। बिल्कुल। और इवन डिलीवरी के बाद भी करवाते हैं। अगर नॉर्मल है या सर्जिकल है, दोनों एंड पे मैंने देखा है कि फिजियोथेरेपी, वो कहते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट, पहले क्या होता था डिलीवरी उसके बाद बोलते थे कि इनको अब लिटा के रखो, अब उठना नहीं चाहिए, अब आप लेटे रहें, आराम करें। अब सिनेरियोस बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। अब डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं कि आप मूवमेंट करें, थोड़ी सी चलें, अभी फौरन चल के दिखाएं, अभी आप थोड़ा वॉक करें। सर जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनकी भी जब बाईपास सर्जरी होती है उसके बाद 3rd डे डॉक्टर कहते हैं कि आपने थोड़ा सा वॉक करना है, आपने थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये 10-15 ईयर्स में देखा है कि मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसका क्या रोल है एक्सरसाइज का? बात ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया। पहले जो डाइट पैटर्न था हमारा बहुत अच्छा था, अभी का डाइट पैटर्न आपके सामने है। बिल्कुल। हर कोई फास्ट फूड के पीछे, जंक फूड के पीछे भागता है। पहले भी कौन सा, पहले पाए वाए नहीं खाते थे लोग? पहले तो खाते थे ना, अभी नहीं खाते ना। हाँ। अभी तो डाइजेस्ट नहीं होता। पहले भी इतना हैवी खाना खाया जाता था। अगर किसी ने देसी घी खा लिया तो उसका पेट ही डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि हम अडेप्ट भी नहीं कर पाते ऐसा लाइफस्टाइल ना।
सो बेसिकली इस पे यही कहूंगा कि पहले अगर कोई पेशेंट बहुत फिट होता था तो उसके पीछे उसकी ग़िज़ाएं थी। अगर उसको हम बोलते थे ना 10 दिन ये रेस्ट करेगा तो वो 10 दिन के बाद आके कवर कर लेता था, अपनी रूटीन को मेंटेन कर लेता था। तो आजकल का जो इंसान है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, तो सही। उसको दोनों चीजें साथ साथ चलानी पड़ेंगी। रेस्ट भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा, डाइट भी अच्छी करेगा आज के हिसाब से। सही है। और दूसरी तरफ आपने कार्डियो की बात की कि अगर किसी की जो है हार्ट ऑपरेट होता है या इस तरह का कोई स्टेंट वगैरह डलता है उसको, उसके बाद एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बेसिकली आपने देखा होगा जो भी हार्ट पेशेंट हैं वो अगर 4 कदम भी चलते हैं तो उनका सांस फूलता है। बिल्कुल, हाँ। सो हम जो है बेसिकली कार्डियो पल्मोनरी इंड्योरेंस पे काम करते हैं। इंड्योरेंस मैंने यानी वो कि स्टेमिना। डिवाइस एक देखी है, डिवाइस वो देते जी। हैं यूज करने के लिए कि आपको ये यूज करना है जी जी ताकि आपके लंग्स जो है वो स्ट्रांग हो, आपकी चेस्ट मसल्स स्ट्रांग हो। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली उसके साथ ये है कि आपको एक्सपोर्ट हो जाता है, बट एक्टिविटी फिर भी आपको करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप सो जाएंगे और डिवाइसेस खुद ही सब मैनेज। मैनेज करेंगी। सब मैनेज कर आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको एक्टिव रहना होगा, हल्की फुल्की वॉक करनी होगी, ग्रेजुअली फिर ब्रिस्क वॉक पे जाएं, फिर जॉगिंग पे जाएं। लेकिन पैटर्न बहुत खराब है लाइफस्टाइल का ना। लोग जो है हार्ट पेशेंट इसीलिए ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। आप खुद देखें कि जंक फूड अगर खा के हम सो जाएंगे तो वही जो बैड ऑयल है, बैड कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में हमारी रगों में जम जाता है। सो उसको वहां से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, गट हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर डाइट पे काम करना पड़ेगा। सो आप परेशान ना हो। ये सब चीजें जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमारे, अब आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोली, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने बहुत ज्यादा देखा जो 9 to 5 लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में होते हैं, जी हमारे हजरात, उनका यूजुअली आपने देखा होगा कि टमी बहुत ज्यादा बाहर होता है, पता नहीं क्यों। ये मुझे आज तक इसकी लॉजिक समझ में नहीं आती। उनकी टमी बाहर होगी, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बस यूं बैठ के बस सिस्टम यूज कर रहे होंगे, सही है। उनकी यूजुअली मैंने देखा फिंगर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, हाथों का बहुत प्रॉब्लम होता है, हैंड मसल्स उनके बहुत वीक हो जाते हैं यूज कर। उसके बाद जो है वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो सोफे पे बैठ जाते हैं, सोफे पे ही बैठे रहते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं और बैठे बैठे खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह फिर उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, वहां पे भी जाके बैठते ही हैं। तो मैंने देखा उनके लिए जो उनका एक ब्रेक टाइम होता है उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए ऑफिस में और घर आके जिसमें वो अपने आप को एक्टिव रख सकें? मुझे लगता है सबसे पहले तो उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली अगर कोई भी जॉब करता है या बिजनेस करता है उसका मोटिव ये होता है कि लाइफस्टाइल चेंज हो उसका ना। बिल्कुल। सो अगर इनका लाइफस्टाइल ही चेंज नहीं हो रहा तो यानी कि अपने मकसद से दूर है। हाँ, मैं यही, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग 9 to 5 करते हैं उनको, मुझे लगता है कि वो चाहते इसलिए कि हम व्हाइट कॉलर जॉब करें, हम ऑफिस में जाके बैठे, लेकिन जब वो ऑफिस में जाके उनकी पर्सनैलिटी सारी खराब हो रही है, उनकी हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब, तो फिर क्या फायदा ऐसी जॉब अभी का? तो उन्होंने लाइफ जी ही नहीं, पहले खत्म कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि उनका पेट जो है, टमी जो है, मैंने आपको पिक्चर पूरी दिखा दी कि आप इमेजिनेशन में ले आए कि जो हमारे बैंक्स वगैरह में जो ऑफिस में लोग होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग होते हैं, उनके यही हालात होते हैं। वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीजन ये है कि जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, और मजे की बात है जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपका डाइजेशन पैटर्न भी एक्टिव होता है। सही। अगर आपने खाना खाया, बैठ गए, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, वो सारा खाना इधर ही पड़ा रहा और फिर वो आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं जाके आपको लिथार्जिक कर रहा होता है। और ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कभी भी एनर्जेटिक नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। चेहरे से लगता है कि अभी जैसे किसी ने मारा हो इन्हें। वो जब घर आते हैं, मैं यूजुअली मैं देखा जब वो घर आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ उनका जो वो होता है रवैया जो हो जाता है, वो इतना अजीबो गरीब हो जाता है। उनको बस ये होता है कि बस खाना खाओ, हमारा टाइम खत्म, खाना खाओ और बस सो जाओ, बिल्कुल, या न्यूज देख लो ज्यादा से ज्यादा। दरअसल इन लोगों के लिए ऑफिस वालों को चाहिए कि सबसे पहले तो एर्गोनॉमिक्स के ऊपर काम करें। जैसे आपने बोला था ना कि हाथ में दर्द है, कोहनियों में दर्द है, बिल्कुल, उनको यूजुअल मैंने देखा है ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मसल थिकनेस है, और ये सब कुछ हो रहा है बैड पोस्चर की वजह से। अब नॉर्मली अगर कोई बंदा काम कर रहा है लैपटॉप पे, उसकी एल्बो इधर उठी हुई है, बिल्कुल, हाथ ऐसे है, और यहाँ पे वो काम कर रहा है माउस के साथ। सो ये बहुत रॉन्ग पोस्चर है। अभी ऐसे रिलैक्स होना चाहिए उनके टेबल को, यानी कि उनकी आर्म रेस्ट के लिए जो है उनको काम करना चाहिए, उनके हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए। और लैपटॉप जो है वो तकरीबन
20 to 30 डिग्री तक आपके सामने टेबल पे पड़ा हो, ताकि आपको ज्यादा ऐसे झुक के ना देखना पड़े। सही। तो So- अब झुक के तो फोन भी हम यूज करते हैं। तो इसकी वजह से काफी मैंने पेशेंट देखे हैं, नेक के भी और शोल्डर के भी। ये बहुत बैड हैबिट है कि हम लोग लेट के मोबाइल यूज करते हैं, और काफी बार जो मोबाइल है वो स्लैप भी करता है हमें, बिल्कुल। हम फिर भी नहीं समझते कि ये जो और है जब ना मुंह बैड पे पोस्चर मुंह है। पे आके गिरता है तो हमें याद आ जाता है कि हमें जो है थक गए हैं, हाथ अब सुन्न थक हो गए। गया आपका। हाँ बिल्कुल, ये और होता है। मैंने पेशेंट देखा इसमें कि एल्बो में बहुत ज्यादा सीवियर पेन था। हाँ सो मैंने कहा हो सकता है ये स्पोर्ट पर्सन हो। पता हाँ। चला कि वो भाई जो है ना बस एपिसोड ही देखते हैं लेटकर बच्चे, किसी सीरीज का। अब ये तो बड़े लोगों की बात है, जो बच्चे हैं हमारे वो क्या करें, वो तो ग्रोइंग एज के अंदर है। उसी पोस्चर में जब आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं पता लगता कि उनकी डेवलपमेंटल इश्यूज होते होंगे इसमें। बात ये है कि वालिदैन कहीं ना कहीं उनसे जी चुराते हैं बच्चों को। पहले के वालिदैन बहुत टाइम दे रहे होते थे, उनके साथ खेल रहे होते थे, उनके साथ बैठ के खाना पीना सब चलता था। अब ये है, माँ बाप कहते हैं हमें अपना काम करने दो, ये लो मोबाइल, चलो भागो यहाँ हम से। भी तो यूज कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं, हो जाते हैं। हम एज एन पेरेंट्स भी तो हम यूज कर रहे हैं ना। बात यही है, और फिर बच्चे जो हाँ। देखते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इतने स्पोर्ट्स क्लब खुल रहे हैं, आप बताएं ना, सजेस्ट करें ना हमारे मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मोटिवेट करें कि वो स्पोर्ट्स क्लब्स ज्वाइन करें, वहां जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें। अच्छा, ये अब एक आपने बहुत मजेदार बात की कि हर कोई स्पोर्ट क्लब जाए। अच्छा वरना बताइए डॉक्टर जी। साहब, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हजरात जो हैं ये जब भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं पेन मैनेजमेंट की, पेन किलर्स देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और पेशेंट्स आके कहते हैं कि देखिए उन्होंने फिर मल्टीविटामिन्स लिख के दे दिए। डॉक्टर साहब तो बस यही करते हैं, जब भी हम जाते हैं मल्टीविटामिन्स लिख लिख के दे देते हैं हमें कि ये विटामिन्स खा लें, वो विटामिन्स खा लें। तो ये डॉक्टर साहब का ना कुछ कमीशन है मेडिसिन के साथ। यूजुअली मैं देखा, मैं पेशेंट्स के हवाले से आपसे पूछ रही हूँ कि वो ऐसे सवाल करते हैं कि ये हमेशा ऐसे करते हैं कि हमें कैल्शियम लिख के दे दी, विटामिन्स लिख के दे दी, कि बस ये खाते रहे, मतलब हम ये क्यों खाएं, हमें इसकी Okay. क्या जरूरत है, हम तो पहले ही खाना खा रहे हैं। तो Alright. ये क्या रोल है मल्टीविटामिन्स का? अच्छा, मैं मल्टीविटामिन्स उनको ही लिख के देता हूँ जो कि अपने डाइट प्रोटोकॉल से बिल्कुल दूर होते हैं। सही है। यानी उनको मैंने बोला अगर फॉर एग्जांपल आप जौ का दलिया ले लें, फलानी चीज ले लें, मिल्क ले लें, सो वो कहते हैं कि ये मैं नहीं पी सकता या मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो देन उनको हम मल्टीविटामिन्स की तरफ ले जाते हैं या फूड सप्लीमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। और फूड सप्लीमेंट्स जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है, बेसिकली वो भी आपके डाइट का हिस्सा है। ठीक है। अगर फूड में कोई आपकी कमी कुताही रह जाती है तो वो उनको पूरा करते हैं। यूजुअली प्रोटीन का थोड़ा सा जी। प्रॉब्लम रहता है पेशेंट्स के साथ, क्योंकि ओल्ड एज में उनको लगता है कि शायद ना मैंने देखा है पेशेंट्स को कि ओल्ड एज में वो यूजुअली आफ्टर 60 वो गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं। तो उसका गोश्त और substitute- दालों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो आई जी। थिंक प्रोटीन लॉस बड़ा कॉमन एक चीज देखी जाती है लोगों में। बिल्कुल, और बात ये भी है ना कि वो एक्टिविटी नहीं कर पाते तो फिर वो हैवी फूड भी नहीं इनटेक कर पाते। सो ऐसे पेशेंट्स को सब्जियां वगैरह, सब्जियों से जैसे हम देखते हैं नॉर्मली कि सब्जियों से जानवर, न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है? बिल्कुल, अच्छा। जैसे हमने देखा जितने भी जानवर हैं वो तो घास फूस ही खाते हैं हाँ। माजरत के साथ, लेकिन हाँ। सब्जियों से भी प्रोटीन आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा। सो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन के साथ जो है एनरोल होना पड़ेगा। डाइटिशियन के साथ एनरोल होना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो एक्चुअल बात है कि हर चीज का एक स्पेशलिस्ट है। एग्जैक्टली। तो हम अपने से खुद अपनी साइंस नहीं लगा सकते कि बिल्कुल। हमें कोई पेन हो गया तो हमने हीट थेरेपी करनी शुरू कर दी, वहां पे अपनी मर्जी एक्सरसाइजेस करी। डाइट के लिए हमारे पास डाइटिशियंस अवेलेबल है, डाइटिशियंस के पास जाएं। दांत में दर्द है डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाएं। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम है तो जनरल फिजिशियन के पास जाएं। हर्बल Exactly. कोई इशू है तो हर्बलिस्ट के पास जाएं। तो हम घर में अपना कोई हाँ, अपनी तरफ से टोटके इस्तेमाल मत करें अपनी तरफ से please। टोट के इस्तेमाल ना करें। आपने जब बोला ना कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरे माइंड में एक बहुत फेमस बात आई। हम सभी जानते होंगे तकरीबन, वो ब्रूस ली का नाम सुना होगा। उनकी जो डेथ है वो भी इसी तरह से हुई। उनको सेल्फ मेडिकेशन? यस, उनको कोई एलर्जी वगैरह थी, वो सेल्फ मेडिकेटेड नहीं थे, बट वो कोई एक मूवी शूट कर रहे थे। ठीक है। तो उनकी जो हीरोइन थी ना, तो उन्होंने बोला आपको हेडेक है तो आप ये टैबलेट ले लें। सो उन्होंने जब वो टैबलेट ली उसके बाद रिएक्शन हुआ और उनकी डेथ हो गई, कोलैप्स हो गए, अच्छा। क्योंकि उनको एलर्जी थी, मेडिकेशन थे ना। सो उनका जो डॉक्टर था वो इनको एक प्रॉपर वे से लेके चल रहा था। उन्होंने जब वो मेडिकेशन की तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो हादसे के तौर पे ही काउंट हुआ। अच्छा। सो कहने की बात ये है कि आपकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन से। सो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, आफ्टर दैट आप मेडिकेशन करें। जी डॉक्टर साहब, तो पता नहीं, ये लो एक मिनट, आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव टू एंड।
ओके। इसमें जो है ना अभी लास्ट पे आप ऐड कर लीजिएगा वो, मतलब मैं कि पहले इनसे पूछूं कि ये बहुत प्रोलॉन्ग नहीं हो गया है? हाँ, ये मैं फिर इसको कब कंक्लूड करूंगी वैसे। बस इसमें आप जो है ना लास्ट पे वो मेडिकेशन का रह गया था आपका होम्योपैथिक की ना, तो आप बोलें कि बस सर थैंक यू सो मच, और फिर आप इसमें ऐड कर लें कि मुझे आप थोड़ा सा ये बता दें कि होम्योपैथिक किस तरह से हेल्प कर सकती है हीट स्ट्रोक में। सही जी। डॉक्टर साहब, आपसे जो डिस्कशन हो रही है अभी तो फिजियोथेरेपी के हिसाब से हो रही थी, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर हीट स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे, हीट स्ट्रोक किसी को हो जाता है तो होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको लेके हम हीट स्ट्रोक या हीट वेव से बच सकते हैं, या बेसिकली हम नॉर्मल लू से बच सकते हैं? सही है, बात यह है कि नॉर्मली पहले लोग प्रैक्टिस करते थे कि आप प्याज खाएं और ये ऐसे आप लू से हाँ, बच सकते हैं, तो यानी कि हम वेट नहीं करेंगे कि हमें लू लगे और फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाएं। मेडिकेशन की तरफ जाए। राइट। सो होम्योपैथिक में ग्लोनाइनम के नाम से एक मेडिसिन आती है, अच्छा, ग्लोनाइनम। ठीक सो है। आप उसको 30x में या 200x में लेके रख सकते हैं घर पे, हाँ, और आप ठीक है, घर से निकलते हुए उसके 5 से 10 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी के अंदर मिलाकर पिए, ठीक और है। फिर आप जा सकते हैं बाहर। इंशाल्लाह आप सेव रहेंगे हीट स्ट्रोक से। अच्छा, यस। और इसके अलावा फिर और क्या करें? इसके अलावा कोशिश करें हाइड्रेट रहें, और कोशिश करें ज्यादा बाहर ना जाएं, और जाहिर है किसी की मजबूरी है उसे काम करना है तो वो फिर तो फिर वो मेडिसिन का यूज कॉन्शियसली करें। करे। यस, कॉन्शियसली करें कि घर ठीक से है। मेडिसिन लेके फिर हम्म, आप जाएं अपने काम पे, तो ठीक है, इंशाल्लाह हीट वेव से आप सेव रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपको अपने स्टूडियोज में बुला के। हम आपको पता है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे शोज जो हैं वो बीच में थोड़ा सा स्टॉप हुए, फिर हमने दोबारा आज से दोबारा स्टार्ट किया, और स्टार्ट होते ही हमने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो कि 2 डिफरेंट फील्ड्स पे बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा डिस्कशन, बिकॉज मैं खुद पेशेंट्स को बहुत कन्विंस करती हूँ कि फिजियोथेरेपी कराएं। मैंने पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है फिजियोथेरेपी का, और पेशेंट्स के साथ भी बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, बहुत जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन आपने दी है जो हमारी आवाम सुनना चाहती है। जजाकल्ला। मैं इसका वाइंड अप करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला ना फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो तभी आप फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये एक फिटनेस प्रोटोकॉल भी है। अगर आप वीक फील कर रहे हैं या आप कुछ सही। भी नहीं फील कर रहे, फिर भी आप फिटनेस के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जाके ठीक। डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कि कैसे लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। अच्छा, थैंक यू यस। सो मच वंस अगेन। तो ये था आज का हमारा शो, और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत कोशिश की कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें फिजियोथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।